नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, मैं इनके सर नवल जांगिड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ा हूं लैब असिस्टेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसमें हम लोग आप लोगों के प्लांट फिजियोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हमारा टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप वृद्धि और विकास। कौन कौन से टॉपिक है? वैसे ये टॉपिक बहुत ही देखा जाए तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो आप लोगों के लैब असिस्टेंट, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे बायोलॉजी, जहां पर भी बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और एक और बात, मैं आपको थ्योरी वाली क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में हमारा लैब असिस्टेंट का MCQ बैच स्टार्ट होगा, वो जो 10 मिनट या 15 मिनट की सीरीज रहेगी। तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादपों में वृद्धि व विकास। यदि पादपों में वृद्धि की बात की जाए, किसकी बात की जाए? वृद्धि की। तो एक जीवित वस्तुओं के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत व सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। मतलब वृद्धि किसका लक्षण है? सजीवों का। सजीवों का लक्षण है। वृद्धि को एक अवयव या अंग या इसके किसी भी भाग या यहां तक कि एक कोशिका के आधार पर अनिवार्य स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसके लिए? ये या तो हम बात कर रहे हैं कि वृद्धि को एक अवयव बोल सकते हैं या अंग या किसी भी भाग के एक कोशिकीय जीव के लिए भी क्या बोल सकते हैं हम? स्थायी बढ़त। सामान्यतः वृद्धि उपापचय प्रक्रियाओं, अपचय व उपापचय दोनों से जुड़ा होता है, जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है। मतलब ग्रोथ हो रही है तो एनर्जी क्या हो रही है? खर्च हो रही है। और एनर्जी कहाँ आ रही है? एनर्जी कहाँ से आ रही है? फूड से। उपापचय मेटाबॉलिक रिएक्शन से आ रही है। यहां पर डायग्राम दिया हुआ है एक बीज में वृद्धि का। जो सीड है उसमें किस तरह से डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले जो सीड है उसे हम सोइल में डालते हैं और सीड के अंदर होते हैं प्रांकुर और मूलांकुर और बीजपत्र। ये मूलांकुर से तो जड़ें निकलती हैं और ये बीजपत्र वाला भाग है जिसमें भोजन उसमें प्रेजेंट होता है। और ये भी बीजापत्र है, बीजपत्र है, बीजपत्राधार जिसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और ये मिट्टी की रेखा है, ये मिट्टी की लाइन है। जब ये बीज पत्राधार बड़ा होता है तो इसका ये भाग कहाँ निकल जाता है? बाहर। ये बीज पत्र बाहर आ गए और इससे निकल रहे हैं ये बीज आवरण वाली स्ट्रक्चर। अब अंदर से निकलेंगे छोटे छोटे अंकुरित होने पर पत्तियां। ये छोटी छोटी क्या निकलती है? पत्तियां। और नीचे निकलती हैं जड़ें। और ये पत्ती, पहली पत्ती फिर दूसरी पत्ती, इस तरह से पौधे में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो सेम में अंकुरण व नवोद्भिद का परिवर्धन, ये डायग्राम दिया हुआ है बीज में अंकुरण, सेम के बीज में अंकुरण का। मृदा में बीज जब डाला जाता है तो उसमें इस तरह से क्या होता है? अंकुरण होता है। तो अब ये प्रोसेस की पादपों में जो वृद्धि होती है वो किस तरह की होती है। और यदि बात करें कि ह्यूमंस में या फिर अदर एनिमल्स में वृद्धि किस तरह की होती है, जंतुओं में, तो पादपों में वृद्धि प्राय अपरिमित होती है। मतलब इनडिटर्मिनेट, कोई पर्टिकुलर शेप साइज नहीं है। यदि प्लांट यदि बढ़ रहा हो, उसका मेन स्टेम है, उसको काट दिया जाए तो साइड में से भी क्या निकलते हैं? नई ब्रांचेस, नई शाखाएं आ जाती हैं। तो बेटा यहां पर हम बात करेंगे कि पादपों में जो वृद्धि है वो इनडेफिनेट होती है, मतलब अपरिमित है। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पादपों में जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए हुए होते हैं। इस क्षमता का कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभेद्योतक ऊतकों की उपस्थिति होती है। पादपों में यदि बात की जाए तो स्पेशली यदि ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, ये भाग कैसा है? तना, और ये भाग है जड़। तो दोनों जगह यहां पर और यहां पर मेरिस्टेमेटिक विभेद्योतक, मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? टिश्यू होता है। विभेद्योतक ऊतक होता है जिसे हम बोलते हैं विभेद्योतक। और विभेद्योतक में लगातार क्या होती है? विभाजन की क्षमता होती है। तो मूल के शीर्ष पर और प्रवाहों के शीर्ष पर विभेद्योतक ऊतक की उपस्थिति ये दर्शाती है कि पादपों में वृद्धि असीमित होती है। ऐसे विभेद्योतकों की कोशिकाओं में विभाजन और स्वसवत्ता, निरंतरता की क्षमता होती है। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं वे पादप शरीर की रचना करती हैं। ये यूं बोल रहा है कि विभेद्योतक कोशिकाएं, मान लीजिए ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। कौन सी सेल है? मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक।
ये मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, जब ये डिवाइड होती हैं तो दो सेल बनाती हैं, एक वापस से मेरिस्टेमेटिक बनाती है और एक परमानेंट बनाती हैं। ये परमानेंट क्या बनाती हैं? प्लांट की बॉडी बनाती हैं, और ये मेरिस्टेमेटिक वापस से डिवीजन करने चली जाती हैं। तो इस तरह से इसमें क्या होता है? डिवीजन होता है। इस प्रकार की वृद्धि, जहां पर विभेदोतक की क्रियात्मकता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। मतलब एक और बात, पादपों में वृद्धि खुली होती है, खुले प्रकार की होती है। पादपों में वृद्धि स्थानीयकृत, जबकि जंतुओं में वृद्धि विस्तृत होती है। शरीर में कुछ खास स्थानों पर विभेदोतक की उपस्थिति, इस लाइन को याद रखना। पादपों में वृद्धि कैसी होती है? स्थानीयकृत, मतलब जहां पर विभेदोतक होगा वहां से विभाजन कोशिकाओं में स्टार्ट हो जाएगा और वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी। पादपों में वृद्धि का प्रथम पद बीज अंकुरण है। हमने देख लिया प्रथम पद कौन सा है? बीज का अंकुरण। लगभग सभी पादप निलंबित वृद्धि की अवधि का सामना करते हैं, डोरमेंसी पीरियड। यदि वृद्धि को निलंबन बाह्य नियंत्रण कारकों, वातावरणीय कारकों द्वारा होता है तो इसे शांत अवस्था, क्विसेंट स्टेज कहते हैं। यदि निलंबन का आंतरिक नियंत्रण हार्मोन अनुवांशिक द्वारा होता है तो इसे डोरमेंसी स्टेज कहते हैं। क्या बोल रहे हैं इसे? डोरमेंसी। आप पढ़ोगे सीड डोरमेंसी, पर्टिकुलर टाइम के लिए जो उसके एंजाइम वगैरह सीड के क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, फेवरेबल कंडीशन आने पर एक्टिव हो जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी या सीड डोरमेंसी। देखिए इधर वृद्धि माप योग्य, मतलब वृद्धि को मापा जा सकता है। दो क्षेत्र है, ये ऊपर वाला क्षेत्र है प्ररोह और ये वाला है मूल विभेदोतक, और बीच में है संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक ये मूल को शो करता है और ये प्ररोह को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? ये संवहन कैम्बियम को, ये संवहन कैम्बियम को। यहां पर कोशिका स्तर पर वृद्धि का मापन जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की मात्रा की वृद्धि को माप कर किया जा सकता है, परंतु ये मापन आसान नहीं है। अतः वृद्धि का मापन विभिन्न मापदंडों द्वारा किया जाता है। जैसे ताजा भार में कितनी बढ़ोतरी हुई, इससे पता चल सकता है। शुष्क भार में कितनी बढ़ोतरी हुई, उससे वृद्धि के बारे में पता चल सकता है। क्षेत्रफल या आयतन में बढ़ोतरी, कोशिकाओं की संख्या व आकार का बढ़ना, ऑक्सीनोमीटर द्वारा वृद्धि का मापन किया जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे पादपों में वृद्धि का मापन किया जाता है। वृद्धि दर या ग्रोथ रेट, यहां पर दो टाइप की ग्रोथ रेट हमें मिलती है। एक तो मिलती है अर्थमेटिक, क्या बोलते हैं इसे? अंक गणितीय वृद्धि, और दूसरी हमें मिलती है यहाँ पर जियोमेट्रिक, ज्यामितीय वृद्धि। तो हमारे पास में पहली है अंक गणितीय वृद्धि। अंक गणितीय वृद्धि वही है जिसमें हम विभेदोतक कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे। विभेदोतक कोशिकाएं क्या होती है? एक कोशिका जब विभाजित होती है तो एक विभेदोतक को दूसरी कौन सी सेल बनाती है? परमानेंट सेल बनाती है। देखिए यहाँ पर प्रति इकाई समय के दौरान हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं, और वृद्धि दर बढ़ोतरी को दर्शाई जाती है। वृद्धि दर बढ़ोतरी को दर्शाती है जो अंक गणितीय या ज्यामिति होती है। पहले हम पढ़ेंगे अंक गणितीय वृद्धि। इसमें एक कोशिका से दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, माइटोटिक विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्र विभाजन, जिनमें एक से एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती है, जबकि दूसरी विभेदित या परिपक्व हो जाती है। एक तो क्या हो रही है? लगातार विभाजित होती है, और एक क्या होती है? परिपक्व या विभेदित हो जाती है। मान लीजिए ये हमारी कौन सी है? मेरिस्टेमेटिक सेल है। ये डिवाइड होती है तो एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट बनाती है। परमानेंट एज इट इज रहती है। अगेन मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होती है तो एक मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट बनाती है। मेरिस्टेमेटिक अगेन ऐसे, परमानेंट ऐसे रहती है, और ये अगेन डिवाइड होती है तो मेरिस्टेमेटिक को परमानेंट बनाती है। ये परमानेंट 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 है। ये परमानेंट जो सेल हैं यही विभेदित हो जाती है, विभाजन की क्षमता खो देती है और पादप का शरीर का निर्माण करती हैं। इसमें पादप की ऊंचाई और टाइम के बीच में रेखा जो खींची जाती है वो लीनियर लाइन मिलती है। कैसी मिलती है? लीनियर लाइन मिलती है। उदाहरण निश्चित दर पर दीर्घीकृत मूल और प्ररोह शीर्ष। एग्जाम्पल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मूल और प्ररोह शीर्ष में इसी प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। इसे गणितीय रूप से निरूपित किया जाता है LT प्लस L0 प्लस RT। LT समय t पर लंबाई है, L0 समय शून्य पे लंबाई है, R क्या है? वृद्धि या दीर्घीकरण प्रति इकाई समय है।
दूसरा हमारे पास में यहाँ पर कौन सी वृद्धि है, ज्यामितीय वृद्धि। अब ज्यामितीय वृद्धि किस तरह की वृद्धि है, ये समसूत्री विभाजन तो है प्योर, लेकिन यहाँ पर जो भी कोशिका बनेगी वो वापस डिवाइड होगी, वो परमानेंट या मेरिस्टेमेटिक तरह की तरह काम नहीं करेगी, ये मेरिस्टेमेटिक ही है, पूरी तरह से डिवाइड होगी। देखो इसमें विभाजित कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन द्वारा, और दोनों ही पुत्री कोशिकाओं में विभाजन की प्रवृत्ति होती है एवं वे विभाजित होती रहती हैं। अतः भ्रूण निर्माण के आरंभिक विभाजन व युग्मनज में विभाजन, एक कोशिकीय जीव में विभाजन इस गणितीय रूप से इस प्रकार प्रस्तुत है या निरूपित किए जाते हैं। W1 इज इक्वल टू W0 ERT। WT क्या बोलता है, एक तरह से देखा जाए तो अंतिम आकार, भार, ऊंचाई व संख्या। W0 क्या है, प्रारंभ का आकार या प्रथम आकार प्रारंभिक समय पे। R क्या है, वृद्धि दर। E क्या है, स्वाभाविक लघु गुणांक का आधार, जिसे हम लॉग बेस बोलते हैं। तो ये दो कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं दो से, ये दो थी, ये मान लीजिए हमारे पास में एक कोशिका थी, दो थी, दो से कितनी हुई 4, 4 से कितनी हुई 8, 8 से कितनी हुई 16, 60 से 32। इस तरह से हर कोशिका अपना नंबर बढ़ा रही है। और यहाँ पर अंगों का आकार और समय के बीच में ग्राफ हमें जो मिलता है वो कैसा मिलता है, सिग्मोइड, एस शेप्ड। कैसा मिलता है हमें यहाँ पर ग्राफ, एस शेप्ड ग्राफ मिलता है, इस तरह से सिग्मोइड। स्टार्टिंग में जो यहाँ पर ग्रोथ धीरे होती है, फिर यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ अच्छी होती है और फिर थोड़ी स्टेंट हो जाती है। इसी को वापस से दर्शाया गया है दोनों की दोनों टाइप की ग्रोथ को। पहला युग्मनज होता है तो 2 सेल, फिर 4, फिर 4 से ये 8, 8 से ये 16 और फिर ये 32। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें विभाजन समर्थ होता है और विभाजित होने में असमर्थ होती हैं। मतलब विभाजित कोशिकाओं में से परमानेंट कोशिकाएं भी अलग हो जाती हैं जो अपने नंबर बढ़ाती रहती हैं। तो यहाँ पर अंक गणितीय और ज्यामितीय वृद्धि को शो कर रहा है। ए वाला पोर्शन कौन सा है यहाँ पर जो हमने पढ़ लिया है, और बी वाला भी हमने पढ़ लिया है। ये आप लोगों का सी वाला डायग्राम है, स वाला डायग्राम है जिस अवस्था में दोनों शो किए गए हैं। देखिए इधर, अधिकतर तंत्रों में प्रारंभिक वृद्धि धीमी होती है। ये यहाँ की बात कर रहा है, कहाँ की, यहाँ की। ये लेग फेज होती हैं, ये लॉग फेज होती हैं। ये है लेग और ये है लॉग और ये फिर ये वाली स्टेज। तो यही बोल रहा है अधिकांश तंत्रों में प्रारंभिक वृद्धि धीमी होती है, इसके पश्चात ये तेजी से ज्यामितिक दर से बढ़ती है, लॉग फेज। इसे वृद्धि की भव्य अवस्था या ग्रांड फेज भी कहते हैं। यद्यपि सीमित पोषक सप्लाई के कारण वृद्धि धीमी होती हुई स्थायी अवस्था स्टेशनरी या स्टेडी फेज में चली जाती है। यदि हम वृद्धि को मापदंड को समय के साथ आरेखित करें तो प्रारूपिक सिग्मोइड या एस कर्व प्राप्त होता है। अभी हमने देखा ना कैसा वाला एस, इस तरह का एस कर्व हमें मिलता है। एस वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशेषता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। ये सभी कोशिकाओं व ऊतकों एवं एक पौधे के अंगों के लिए एक आदर्श वक्र है। आर किसको डिनोट करता है वहां पर, सापेक्ष वृद्धि दर। यह पौधे द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है, जिसे दक्षता सूचकांक इफिशिएंसी इंडेक्स के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहां तक हमने दो टाइप की ग्रोथ रेट पढ़ी है। पहला है हमारा अर्थमेटिक और दूसरा है जियोमेट्रिक। अर्थमेटिक स्पेशली वहां मिलती है जहां पर विभेद्योतक ऊतक होते हैं, और विभेद्योतक ऊतक कहाँ होते हैं, मूल वाले क्षेत्र के और प्ररो वाले क्षेत्र के शीर्ष पर। चलिए यहां दो वर्ड आएंगे अब, निरपेक्ष और सापेक्ष वृद्धि। कौन सी, एक तो हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ की। एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ। देखिए यहां पर निरपेक्ष वृद्धि दर, एब्सोल्यूट ग्रोथ, पादप या पादप भागों में प्रति इकाई समय में होने वाली कुल वृद्धि। यहां पर हमें दो लीफ दी हुई है। ये स्टार्टिंग वाली ए लीफ छोटी है साइज में और बी लीफ क्या है, बड़ी है। देखिए यहां पर स्टार्टिंग में इसकी जो एरिया था वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसका एरिया कितना था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इस तरह से मैं समझाता हूं, इधर देखना आप लोग। यहां पे हमारे पास में दो लीफ है, एक लीफ तो ये है और ये एक इससे बड़ी लीफ है। इसका है 5 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में, इसका कितना है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद ये बोल रहा है कि
इसका जो एरिया है वो बढ़ गया, और ये अब कितना हो गया, ये 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बढ़ा, थोड़े टाइम बाद ये कितना हो गया, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट ग्रोथ किसकी और रिलेटिव ग्रोथ किसकी। दोनों में निरपेक्ष वृद्धि दर समान होती है, जो 5 सेंटीमीटर की है 7 दिन बाद। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट। यदि बात करें तो इसकी इनिशियल कितनी थी 5, और हो कितनी गई, कितनी बड़ी है 10। देखिए इधर एब्सोल्यूट की बात करते हैं, यह है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट 10 हो गई, 5 थी, कितनी हुई 5। यह है लास्ट वाली, ये इनिशियल वाली। इसके लिए बात करते हैं, लास्ट वाली कितनी थी 55, इनिशियल वाली कितनी थी 50, कितनी आई 55। तो दोनों की यहां ये बात कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट तो दोनों की बराबर है, एब्सोल्यूट तो दोनों की बराबर है, किसके, ए की एंड बी की। अब बात करते हैं किसके लिए, अब बात करते हैं हम लोग रिलेटिव के लिए। रिलेटिव किस पर निकलती है, इनिशियल पे। डिफरेंस कितना है बेटा 5 का, और कितने पर डिफरेंस है 5 पर into 100, तो ये कितनी है 100%। 5 से 10 हो गया, तो 100% इसका क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है, रिलेटिव ग्रोथ। इसकी कितनी हुई है वो देखते हैं, कितनी हुई है 5 हुई है, कितने पर हुई है 50 पर हुई है, 5%। ये गया और ये यहां गया, ये गया, तो 10%, और यहां पर कितना है 100%। तो रिलेटिव ग्रोथ, पर्ण ए की सापेक्ष वृद्धि दर अधिक है, जबकि पर्ण बी की क्या है, रिलेटिव ग्रोथ कम है। रिलेटिव ग्रोथ किसकी ज्यादा है, रिलेटिव ग्रोथ ए की ज्यादा है। ए की कितनी है 100% और बी की कितनी है ओनली 10%। तो यही बोल रहे हैं हम लोग यहां पे। यहां देखिए सापेक्ष वृद्धि, रिलेटिव ग्रोथ जब पादप की वृद्धि को प्रारंभिक मापदंड की तुलना में दर्शाया जाए, प्रारंभिक 5 ये रहे और ये 50, इनकी तुलना में दर्शाया जाए तो सामान्यतः युवा पादपों में अपेक्षित वृद्धि दर अधिक होती है। युवा, ये क्या है, युवा है, और ये क्या है, ओल्ड है। तो तरुण पादपों में सापेक्ष वृद्धि दर अधिक होती है। याद रखना कि जब सापेक्षिक वृद्धि दर को दर्शाया जाता है तो ये किसके आधार पर दर्शाया जाता है, प्रारंभिक मापदंडों के आधार पर। और ये किसकी ज्यादा होगी, युवा पत्तियों की, नई पत्तियों की, क्योंकि इनका जो इनिशियल एरिया है वो छोटा है, और इनिशियल एरिया पर हमने जो डिफरेंस निकाला है वो भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलते आगे, दूसरा पॉइंट, विभेदन, निर्विभेदन एंड पुनर्विभेदन। ये तो 100% मार्क कर लो, यहां से क्वेश्चन छप गया है। ये तो फेवरेट टॉपिक है, ये तो हर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। हर एग्जामिनर मतलब इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। और क्वेश्चन क्या आता है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। पहले समझ लो डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऐसी कोशिकाएं हैं जो ऐसी विभेदोत्तर कोशिकाएं जिन्होंने विभाजन की क्षमता खो दी है, तो उनको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसे, डिफरेंशिएटेड सेल। अब डिफरेंशिएटेड सेल वापस से टाइम आने पर विभाजन की क्षमता ले आए, वापस से क्या करें, विभाजन करना स्टार्ट कर दें, तो इसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसे, रीडिफरेंशिएशन। देन उसके बाद में यदि वो वापस से विभाजन बंद कर दें तो इसे बोलते हैं अगेन, इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। विभाजन नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, रीडिफरेंशिएशन। चलिए इधर देखते हैं, समझते हैं इसे। मूल शिखाग्र विभ्योजोतक अथवा प्ररोशिखाग्र विभ्योजोतक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से याद रखना इसका एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तथा विशिष्ट क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती हैं, तो इनमें विभेदन होता है। यह
परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही विभेदन कहलाती है। क्या कहलाती है? विभेदन। विभेदन के एग्जाम्पल आप लोगों को तो ये याद रखने हैं। कौन सी? एक तो कैम्बियम। कैम्बियम विभेदित कोशिका है। मूल व प्ररोढ़ शीर्ष की क्या है? विभेदोत्तक कोशिकाएं कैसी हैं? विभेदन हो रहा है इनमें। व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती हैं। जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता को पुनः प्राप्त करती हैं। इस क्षमता को निर्विभेदन कहते हैं। पहला था डिफरेंशिएशन, अब ये क्या है? वापस विभाजन की क्षमताओं को प्राप्त करती है, तो रीडिफरेंशिएशन। उदाहरण याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? यहां से क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों के कि निर्विभेदन के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? अंतरापूलीय वाहिका कैम्बियम एवं कॉर्क कैम्बियम। नॉर्मल कैम्बियम तो विभेदित हो गई, नॉर्मल कैम्बियम तो क्या हो गई? विभेदित हो गई। देन उसके बाद में निर्विभेदित, जिनमें क्या है? वापस से विभाजन की क्षमता आ जाती है। अंतरापूलीय कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। देन वापस से निर्विभेदन, निर्विभेदित कोशिकाओं की बात कर रहा है ये। निर्विभेदित कोशिकाओं व उत्तकों द्वारा उत्पादित कोशिकाओं के बाद में विभाजन की क्षमता खो देती हैं ताकि विशिष्ट कार्य संपादित करें, पुनर्विभेदित हो जाती हैं और पादपों में वृद्धि उन्मुक्त होती है, अर्थात यह परिमित या अपरिमित हो सकती हैं। कोशिका उत्तक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचनात्मक कोशिका के आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शिखाग्र विभेद्योतक से दूरस्थ कोशिका मूल गोप कोशिका के रूप में विभेदित होती है, जबकि जिन्हें बाहरी वलय की ओर से ढक दिया जाता है। मूल गोप कोशिकाएं विभेद्योतक कोशिकाओं को क्या करती हैं? ढक के रखती हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो मृदा के कांटेक्ट में आएंगी तो क्या हो जाएगा? वो क्या होंगी? नष्ट हो जाएंगी। अब यहां पर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझाएंगे। देखिए इधर क्या है? परिवर्धन। देखिए, परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले सारे बदलाव शामिल हैं। परिवर्धन क्या है? एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले सारे जो बदलाव होते हैं उनको दर्शाया जाता है, जो बीज अंकुरण व जरा अवस्था के बीच आते हैं। पादप की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्धन की क्रमिक प्रतिक्रियाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और यह ऊतकों व अंगों पर भी लागू होता है। अब आगे पढ़ते हैं, इसे देखते हैं। देखिए क्या था ये, देखिए इधर सबसे पहले विभेद्योतक कोशिकाएं होती हैं और विभेद्योतक कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्मिक वृद्धि करती हैं और ये विभेदन के कारण, विभेदन क्या हुआ? अपने विभाजन की क्षमता खो देती हैं। इसी दौरान इनमें दीर्घीकरण आती है और परिपक्वता आती है। परिपक्व कोशिका के बाद में उसमें कौन सी अवस्था आती है? जरा अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है? जरा अवस्था। तो ये कोशिकाएं परिपक्वता की ओर भी जाती हैं और विभेद्योतक कोशिकाएं वापस से विभेद्योतक कोशिकाओं का निर्माण भी करती हैं। तो विभेद्योतक कोशिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो वापस विभेद्योतक कोशिका बना ले, क्या बना ले बेटा? विभेद्योतक कोशिकाएं वापस विभेद्योतक कोशिकाएं भी बनाती हैं और इसी में से कुछ कोशिकाएं दीर्घीकरण के लिए, परिपक्वता के लिए, परिपक्व क्षेत्र के लिए भी जाती हैं और फिर क्या आती हैं? मृत्यु हो जाती हैं। तो ये एक परिवर्धन को शो करता है। आगे बढ़ते हैं। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सकें। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये यहाँ पर है कि पौधे पर्यावरण के अनुसार अपनी आकृति चेंज कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया और लार्कस्पर में विभिन्न आकार की पत्तियां होती हैं और इन पौधों में पत्तियों का आकार किशोर अवस्था व परिपक्व अवस्था में भिन्न भिन्न होता है। मतलब ये किशोर अवस्था और परिपक्व अवस्था, स्टार्टिंग के स्टेज और एडल्ट स्टेज में इनकी पत्तियां क्या होती है? अलग अलग। जैसे कि ये है तरुण अवस्था, स्टार्टिंग वाली, और ये क्या है? प्रौढ़ अवस्था, और ये है लार्कस्पर। दूसरा है ये पार्थिव आवास और ये है जलीय आवास। पार्थिव आवास यदि ये लैंड पर मिलता है, कौन सा? बटरकप का डायग्राम है, और जल में मिलता है तो इसकी पत्तियां कैसी हैं? कटी फटी हैं। पहला डायग्राम तो लार्कस्पर का है, दूसरा किसका है? बटरकप का। अलग अलग पत्तियां हैं, अलग अलग आवास के आधार पर, अलग अलग अवस्था के आधार पर। दूसरी तरफ बटरकप में जल में विकसित पत्तियों का आकार है। अवयवीय भागों में विकसित पत्तियों अलग है। ये वायवीय भाग में है और ये जल में है।
आपने देखा होगा धने में भी दो तरह की पत्तियां आती है। अभी जो सर्दियों वाला धना आता है ना, वो फूल वाला कटा फटा आता है, वो गर्मियों में आती है ना, बड़ी सी लीफ आती है धने की, तो वो भी क्या है, हेट्रोफिली है। इससे वातावरण द्वारा विकसित विषम पर्णिता प्रदर्शित होती है। वातावरणीय प्लास्टिसिटी विषम पर्णिता का यह दृश्य प्लास्टिसिटी या सुघट्यता का एक उदाहरण है। याद रखना, ये किसका उदाहरण है, प्लास्टिसिटी या सुघट्यता का। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। परिवर्तन को वृद्धि एवं विभेदन का योग माना जाता है। याद रखना, डेवलपमेंट क्या है, विभेदन डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ का योग माना जाता है, जिससे बाह्य वातावरणीय व आंतरिक कारक नियंत्रित होते हैं। बाह्य कारक जैसे क्या है, प्रकाश, तापमान, जल, ऑक्सीजन व पोषण। आंतरिक कारक क्या है हमारे पास में, अनुवांशिक कारक, अंतराकोशिकीय एंड पीजीआर। पीजीआर क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहां तक आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने ग्रोथ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लिया है। सेकंड हम इसमें लेकर आएंगे हार्मोन। प्लांट में दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक तो प्लांट में ग्रोथ रेगुलेटर जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, दूसरा इनहिबिटर जो ग्रोथ को संदमित करते हैं। 5 हार्मोन है, उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। आपको जो भी डाउट हो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।